नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में स्वागत है। आज हम करेंगे आईवीसी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में आप उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें आपका सारे फैक्टर कवर होने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो अगर नहीं भी कुछ बच जाते हैं तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये हाँ ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पेज है पहला और हम शुरू करेंगे यहाँ से। वो भी पहला ही पेज है मतलब, ठीक है। बस ये तो बड़े में, ये थोड़ा एक क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, अध ऐतिहासिक युग से है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक एक कांस्य युगीन, कौन सी युग कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन है। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। सभ्यता है जो कि अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। पहली बात, इसका कार्यकाल कितना आता है? 25 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व तक। और इसका क्वेश्चन इसका है कि किससे संबंधित है? तो ये अध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं और साथ में ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कई सारे नाम हैं। आगे चलते हैं। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि मिस्र में प्राचीन सभ्यता है, में समकालीन थी, मतलब उसके ही समांतरांतर चल रही थी। ये भी इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि थी, भावनात्मक चित्रात्मक लिपि थी, प्रचलन में थी, परंतु लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये यहाँ की जो मतलब उनका जो बोलचाल की भाषा थी वो चित्रात्मक लिपि में थी। अभी तक जो मिले हैं, मतलब साक्ष्य अभी तक मिले हैं, लेकिन उनको अभी ये डिकोड नहीं किया जा चुका है, किया जा सका है। कार्य चल रहा है उस पर। एनीवे, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से हड़प्पा, दयाराम सैनी, लोथल, SN राव, सुटकाडोर, JP सिंह और धौलावीरा। धौलावीरा VK थापर नहीं होते हैं। वहाँ पर जगतपति जोशी और RS बिष्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। हड़प्पा दयाराम सैनी ने किया था 1921 में। उसके बाद लोथल SR राव ने किया था और JP जोशी ने किया था सुटकाडोर का। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? उस समय अखंड भारत में था और अब पाकिस्तान में है। कौन सा स्थल है वो? तो वो है हड़प्पा। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी और स्टुअर्ट पिट्स ने अर्ध औद्योगिक नगर भी इसे कहा था। तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानघर, अन्नागार, बड़ा भवन या फिर 2 मंजिला इमारत? तो सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार था, मतलब गोदाम था जहाँ पे वो खाद्य पदार्थों को रखा करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 1922 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला होता है। में बड़ी इमारत अन्नागार ग्रेनरी है, जो कि हीलर के द्वारा इमारत में लगभग 45.71 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है। यह राजकीय भंडारगृह है तथा हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों में लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य भवन कौन कौन से मिले हैं? विशाल स्नानघर भी मिला है और सभा भवन भी मिला है। तो कुल मिला के बाद सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार था। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। साथ में इसकी लंबाई चौड़ाई अगर पूछता है, वन डे एग्जाम वाले कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इमारत की जो लंबाई है वो 45.71 मीटर होती है और चौड़ाई उसकी 22.86 मीटर होती है। ठीक है, और ये लगभग उसमें जो 6 भंडारगृह मिले हैं उनसे बराबर था या उनसे बड़ा था, जो भी है।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में है। लोथल कहाँ पे है? आप लोग जानते ही हैं, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात के राज्य अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 से 55 ईस्वी में लोथल की खुदाई एस रंगानाथ राव के नेतृत्व में किया गया था। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत से निर्मित पैमाना भी प्राप्त होता है यहाँ से। तो ये लोथल गुजरात से अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी से स्थित होते हैं और 1954 से 55 में इसकी खुदाई होती है। किसके द्वारा? एस रंगा राव के नेतृत्व में होती है। और ये लोथल का पूर्वी एक गोदीबाड़ा करके एक नाम से बंदरगाह है, वहाँ पे हाथी के दांत भी काफ़ी पैमाने पर मिले हैं। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर कीजिएगा, ये थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा करना, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती या फिर जाति आधारित समाज। ठीक है, तो उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहर उनके लिए काफ़ी फेमस है, जो हड़प्पा है। हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो IBC है वो सुनियोजित नगरों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आता है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अच्छे से क्लियर होता है। नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, समकोण काटती थी, बनाते हुए काटती थी और उनके अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल प्रति मतलब ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित है। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। मतलब मोहनजोदड़ो में मिला है जल निकास प्रणाली पर अच्छी व्यवस्था मिली है। वहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण भी देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, साफ साफ चीज़ें क्लियरिटी हैं। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रंगपुर आपका गुजरात में है। रंगपुर गुजरात सुरेंद्रनगर जिले के भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 से 54 में रंगनाथ राव ने किया गया था। और रंगनाथ राव एक पठारी और असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटें से निर्मित हुई एक दुर्ग मतलब ऊंचा टीला या किला कह लो आज के इस टाइम में अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? सुरेंद्रनगर जिले के भादर में नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई कब होती है? 1953 से 54 में होती है। किसने किया था? रंगानाथ राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, और रंगपुर एक पठारी और असमतल भूमि है जहाँ पे कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं और साथ में पक्की ईंटों के प्रयोग से वहाँ धान की भूसी के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा करते थे? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको यहीं की याद हो जाए, आपको दोबारा इसे देखने की जरूरत न पड़े, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो आप दोबारा नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, कुछ PDF लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। हाँ, तो सिंधु घाटी लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की करते थे, साक्ष्य मिला हुआ है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता पशुपतिनाथ, जिसको शिव के नाम से संबोधित करते हैं, शिव भगवान के नाम से पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान यह लगाया गया है कि यहाँ के जो निवासी है वो अग्नि और स्वास्थ्य की भी पूजा किया करते होंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? मातृ देवी या रुद्र देवता या फिर पशुपतिनाथ। ठीक है, इन तीनों क्या मतलब एक ही चीज़, मतलब दो लोग हैं, मातृ देवी मतलब प्राकृति और रुद्र देवता या पशुपतिनाथ मतलब शिव भगवान पूजा करते थे। और इसके अतिरिक्त ये पशु पूजा पे भी काफ़ी प्रचलन में था। और साथ में जो कालीबंगा है वहाँ से क्या मिला है? एक अग्निकुंड मिला है, जिसके अनुसार ये अंदाजा लगा सकता है कि वहाँ के जो लोग थे वो अग्नि और जो स्वास्तिक है उसकी भी पूजा किया करते होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या होता है कि अग्निकुंड कहाँ पे मिला है? कालीबंगा में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे।
कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत या पंचमार्क सिक्कों में, तो किसमें मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त होते हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी अधिक प्रचलन में हुआ करती थी। चांदी मुख्यतः कहाँ से होती थी? राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि जो भारत में अफगानिस्तान से लाजवर्त जो रत्न एवं चांदी की आयात की जाती थी, और ईरान से चांदी के आयात के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा काल से मिलते हैं। ठीक है, इस काल में सोने की जगह पे चांदी अधिक ज़्यादा प्रचलन में हुआ करती थी, और मुख्यतः ये राजस्थान के राजस्थान स्टेट के जावर और अजमेर से प्राप्त होते थे, और दूसरे में अफगानिस्तान से लाजवर्त या सोने चांदी या सोना रत्न ये सब आयात किया जाता था। साथ में ईरान से चांदी के भी आयात के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? इम्पोर्टेंट नहीं हुई है, तो लोहा की नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा संस्कृति कस्य युगीन थी? कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर की एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था, जबकि जो सोना का चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार या पाकिस्तान आज का से लोहे के उपकरण के प्राप्त होते हैं, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के प्रतीत होते हैं। कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण पहली बार अंतरजड़ी खेरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्राप्त वहाँ से होते हैं। ठीक है, तो लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और सब तो मिल जाते हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। लोहे के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? ये आपका अंतरजड़ी खेड़ा यूपी मिलते, कब मिलते हैं? 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो ये आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह स्थापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी घाघर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भागवान देव ने किया था। राखीगढ़ी से प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो राखीगढ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिसार हरियाणा में है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और जो उसका परिपक्व हड़प्पा है, मतलब उसका ओल्डर वर्जन है, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। आधुनिक हड़प्पा से कह ले सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति करते थे? तो वो नर्तकी की थी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति थी, जो कि कांस्य से निर्मित होती थी। तरम मोम विधि द्वारा उसे आधारित होता था और बनाया जाता था। यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। इसमें ध्यान रखेंगे, नर्तकी की मूर्ति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है, जो स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, तो ये ध्यान रखेंगे 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था, और गहरा कितना था? 2.433 मीटर। ये आपका क्वेश्चन RO 2016 या 17 के उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है 2016-17 में भी पूछा गया है आरओ में, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं, या जिन्होंने देख रखा होगा उनको आइडिया होगा।
ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो वो कितना 11.88 मीटर लंबा है, 7.01% चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व में आश्चर्यजनक निर्माण कहा था और विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए इसे जाना जाता था। ठीक है, जब धार्मिक आयोजन होता था तो यहाँ पे अनुष्ठान होता था और स्नान का भी प्रावधान हुआ करता था। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो वो कपास ज़्यादा उगाते थे। क्या? कपास। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि हुआ करता था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन अग्रणी थे तथा अन्य फसलें जैसे चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर और राई ये सब भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से होता है। ठीक है, तो किसमें थे? कपास उगाते थे ये लोग। तो आपका ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के PDF ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।